पर्व होना है, और जिसको लेकर सुबह 4 बजे से तड़के से ही तस्वीरें आ रही हैं। स्नान लगातार जारी है। माघ पूर्णिमा का स्नान हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, और इसके साथ ही कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग भी दूर हो जाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार हर की पैड़ी से, जहां अभी की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से ही यहां पर श्रद्धालु जुटना शुरू हो गए थे। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की गई हैं। भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं दूर दराज इलाकों से, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि और राज्यों से भी यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार कई सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि माघ मेले में यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे हरिद्वार से। समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। पुलकित, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है, अगर आपके साथ में पंडित पुरोहित हो, और आज जो यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ये हर की पैड़ी पहुंच के आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह 4 बजे से आना जुट चुके हैं। इस समय की तस्वीरें दिखाइए, और अगर वहां श्रद्धालु आपके आसपास है तो उनसे भी बात करिए। जी बिल्कुल, हट की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और हट की पैड़ी पर आज माघ पूर्णिमा के मौके पर सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में स्नान करने के लिए आज उनकी भीड़ यहाँ पर जुट रही है, और 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूर से राज्यों से दूर दूर से श्रद्धालु जो है तो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और यहाँ हरिद्वार पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यही कारण है कि अच्छी खासी भीड़ भाड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है। सुबह 4 बजे से ये सिलसिला जारी है, और प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो सुरक्षा है, व्यवस्था है, वो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद रहे, पूरी व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरह की अव्यवस्था जो है वो स्नान के लिए यहाँ पर गंगा में स्नान के लिए यहाँ पर ना फैले, और जो स्नान है वो सुचारू रूप से चलता रहे। महत्व की अगर बात करें तो माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आज भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग दूर दूर से पहुंचकर सबसे पहले गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और उसके बाद जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। और उसके अलावा ये भी मान्यता है कि जो पितृ है उनको भी प्रसन्न करने के लिए आज गंगा में स्नान किया जाता है। कुछ श्रद्धालु यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आप आए? पंजाब से आए। पंजाब से आए आज यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए? हाँ, गंगा स्नान किया हमने। कौन सा आज स्नान है, क्या महत्व है? आज पूर्णमासी का स्नान है, बढ़िया लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। गंगा माए का हम आते हैं, स्नान करके जाते हैं। क्या क्या महत्व है? आप इतनी दूर से गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, क्या महत्व है इसका? जब हमें गंगा में ही बुलाते हैं हम जरूर आते हैं, हम दिल करता तो आते हैं जरूर। अक्सर आते रहते हैं? मेरा फोटोग्राफी का काम है, इसलिए मैं तो आता रहता है जी। तो जो श्रद्धालु हैं वो पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दूसरे राज्यों से, हिमाचल से पहुंचे हुए हैं, राजस्थान से बिल्कुल दूर दराज राज्यों से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए। पुलकित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं प्रदेश की, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग के मामले में पेंच फंस गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने हाईकोर्ट के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। वन मंत्रालय की रीजनल एम्पावर्ड कमेटी ने लैंड ट्रांसफर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कमेटी ने हाईकोर्ट निर्माण को नॉन साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी करार दिया है, और फॉरेस्ट लैंड की जगह पर रेवेन्यू लैंड तलाशने का सुझाव दिया है। नैनीताल में जगह कम होने के चलते हल्द्वानी के गोलापार में 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर हाईकोर्ट प्रस्तावित किया गया था। अब नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी के सचिव ने नैनीताल के डीएम को चिट्ठी लिखी और तत्काल रेवेन्यू जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। दीपांकर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। दीपांकर, ये मामला पूरा बताइए, और ये जो एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग का जो मामला पहले सुलझा था, अब फिर से इस मामले में पेंच अटकता हुआ नजर आ रहा है। ये पेंच कहां फंस रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं?
बिल्कुल कंचन, 2000 में जब राज्य बना तो नैनीताल में तय हुआ कि हाईकोर्ट बनेगा और हाईकोर्ट नैनीताल में रहेगा। तब से अभी हाईकोर्ट नैनीताल में ही है। जब विपिन सांधिया पूर्व चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये बात आई कि हाईकोर्ट को यहां से शिफ्ट किया जाए। और क्योंकि नैनीताल में जिस तरह टूरिस्ट की संख्या है और पिछले 22-23 सालों में हाईकोर्ट की भी एक्टिविटी वहां पर बढ़ी है, तो काफी ट्रैफिक की समस्या हो लोगों के और रहने की और दूसरी दिक्कतें हो, इस वजह से फैसला लिया गया कि हाईकोर्ट को गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। अब जो इशू खड़ा हुआ है वो इशू ये है कि 26 हेक्टेयर लैंड जो हाईकोर्ट के लिए देखी गई थी वो फॉरेस्ट लैंड है। कमेटी का कहना है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि इसे कहीं और नहीं बनाया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि इसे आप फॉरेस्ट की लैंड में ही बनाए, इसलिए 26 हेक्टेयर लैंड आपको अभी नहीं दी जा सकती और हाईकोर्ट यहां पर नहीं बन सकता। साफ तौर पर कहा गया है कि आप ऐसी जगह खोजिए जहां पर आप एक बहुमंजिला इमारत यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सके, उसका ग्रीन फुटफॉल कितना होगा यानी ग्रीन एरिया कितना होगा, उसके कंप्लीट लेआउट आप हमारे सामने लेकर आए कि कम से कम जगह में कैसे हाईकोर्ट बन सकता है। अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वहां पर रेवेन्यू लैंड खोजी जाए। जो खबरें हैं कि रेवेन्यू की लैंड वहां पर नहीं है, यानी गवर्नमेंट की दूसरी जमीन जो फॉरेस्ट से हट करो, ऐसी जमीन वहां पर इतनी ज्यादा नहीं है जिस पर हाईकोर्ट बन सके। तो अब ये चैलेंज रहेगा डीएम नैनीताल के लिए या सरकार के लिए या शासन के लिए कि कहां पर वो जमीन खोजी जाए जहां पर हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाए। क्योंकि चाहे विधानसभा हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे हाईकोर्ट हो, 3 ऐसी बड़ी बॉडीज होती हैं जहां पर बड़ी एक्टिविटीज होती हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो अब चैलेंज ये है कि अगर कुछ जमीन रेवेन्यू की खोज भी लेता है डिपार्टमेंट, तो फिर भी आपको फॉरेस्ट की लैंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब 2 मोड है, या तो आप कहीं पर जमीन खोजे पहली बात, या फिर आप रिक्वेस्ट करें दोबारा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि आप हमें इसी जमीन पर बनाने दीजिए। लेकिन इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि फॉरेस्ट की लैंड में अब हाईकोर्ट को बनाने की परमिशन मिलेगी। तो हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का ये जो पूरा इशू है, अब फिलहाल इसका पेच यहां आकर फंस गया है कि यहां पर हाईकोर्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि जमीन जब तक नहीं होगी तो हाईकोर्ट नहीं बन पाएगा। इस तरह के इश्यूज में पूरा मामला फंसा हुआ है कंचन। और क्योंकि नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होना है, तो चाहे वहां पर जस्टिस थे, चाहे वहां पर वकील है, सबका यह था कि हम हल्द्वानी शिफ्ट होंगे। जहां पर शिफ्ट होना था वहां पर जमीनों की बड़ी खरीद फरोख्त हुई कि यहां पर शिफ्टिंग होगी। हालांकि इसी साल 17 जनवरी को सरकार ने वहां पर किसी भी नए निर्माण पर या किसी भी खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इश्यू यही आकर फंसा है कि हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहेगा और शिफ्टिंग का क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल हो चुका है, तो शिफ्ट तो होना है, लेकिन जमीन जब तक नहीं मिलेगी तब तक शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तब तक कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो पहली अब जरूरत है कि आप जमीन खोजें और वो जमीन खोजें जो फॉरेस्ट एरिया लैंड ना हो। कंचन। दीपांकर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग के मामले में जो पेंच फंसा था, उस पर हमारे सहयोगी दीपांकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रविदास जयंती के कार्यक्रम में होंगे शामिल। BHEL सेक्टर 1 के रविदास मंदिर में प्रोग्राम होना है। जगत गुरु आश्रम भी जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जगत गुरु राजराजेश्वर महाराज से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को दायित्व दिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी समिति में कुल मिलाकर 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में हो सकता है और चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां 2 बड़े मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखने जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से शुरू हुआ यूसीसी का सफर पूरे देश तक पहुंच सकता है और बीजेपी अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर सकती है। यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बड़ी जगह मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो महिला अधिकार और महिला सुरक्षा पर खासा फोकस पार्टी कर रही है। पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी का जिक्र भी कांग्रेस के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में हो सकता है।
देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो तो इशू रहेंगे रहेंगे, और मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे महिला आरक्षण का विषय हो, इसके साथ साथ यूसीसी का भी का जो अध्यादेश पारित हुआ है, ये सारे विषय तो इशू के रहेंगे रहेंगे। महिला का सम्मान कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं को, बेरोजगारों को हम लेकर पूरे राज्य भर के अंदर उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली थी और आगे भी हम न्याय यात्रा निकालेंगे। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल जीवित रखेगी और अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। लोकसभा चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है जब उत्तराखंड से जुड़े दो बड़े मुद्दे दोनों ही राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा है। हरक सिंह रावत से ईडी पूछताछ करेगी और हरक सिंह रावत ही से ही नहीं, उनकी बहू अनुकृति रावत को भी समन जारी किया गया है। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को बुलाया है। मार्च का महीना ना सिर्फ बजट का महीना है, बल्कि इस बार लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में आचार संहिता कभी भी लग सकती है, लिहाजा समय पर विकास काम का प्रेशर प्रशासन पर भी है। चुनावी साल में बजट खर्च करना चुनौती बन गया है। देश में कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, जिसके बाद विकास कामों के लिए फंड रिलीज नहीं होगा। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कामों का जिला प्रशासन जल्द पैसा जारी करे, ताकि विकास के काम वक्त पर पूरे हो सकें। तो अब प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई योजनाओं को लेकर पहल की है, चाहे मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना हो, उसमें अपना नैना देवी मंदिर और कैंची धाम का भी सौंदर्यीकरण होना है, और कई सड़कों की सौगात उन्होंने प्रदेश को दी है। लेकिन ये तभी सार्थक होगा जब जो अपना प्रशासकीय हमारा अमला है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जल्दी से जल्दी बजट को वहाँ पर आवंटित करे। विकास काम बाधित न हो, इसके लिए डीएम ने सभी विभागों को स्वीकृत काम का पैसा जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। कार्य अभी शासनादेश हो गए हैं या शासनादेश अभी अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंतर्गत संभावित हैं विकास कार्यों के संबंध में, उनकी जो टेंडरिंग इत्यादि की प्रोसेस है वो भी आरंभ कर दें। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले बजट खर्च करने की चुनौती है, तो फरवरी में ही ये सब कुछ प्रशासन को करना होगा। अगर मार्च का इंतजार किया तो कई विभागों का पैसा लैप्स हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी में बीआरओ और कार्यदायी संस्था पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल डीएम के निर्देशों के बावजूद हाईवे से मलबा नहीं हटाया गया और ना ही रोड सेफ्टी के काम किए गए। NH 94 पर नरेंद्र नगर चंबा गंगोत्री हाईवे पर चौड़ीकरण के दौरान कई जगहों पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिन्हें अभी तक नहीं हटाया गया। डेंजर जोन पर ट्रीट के काम के साथ ही रोड सेफ्टी के काम भी नहीं हो पाए हैं अभी तक। इसमें मैंने स्वयं निरीक्षण किया। इसमें बीआरओ की टीम तथा जो कंसर्न जो ठेकेदार था उसके साथ में संयुक्त रूप से हमने विजिट की थी, तथा उनको जो लोकेशन मलबे वाली लोकेशन तथा जो सड़कों में खड्डे हो रखे हैं उनको पैचलेस करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और अगले 8 दिन में उनको कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित किया। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन 1960 में 3 नए जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे बॉर्डर जिलों का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किया गया था। अब ये जिले बेहतरीन सुरक्षा तंत्र के साथ विकास के कई पायदान छू रहे हैं।
विस्तारवादी नीति को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को चीन से सटे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को अलग जिलों का दर्जा मिला। यही नहीं, इन जिलों को ही बनाकर उत्तराखंड की पहली कमिश्नरी भी बनी, जिसके मुखिया अविभाजित यूपी के मुख्य सचिव हुआ करते थे। बीते 65 सालों के सफर में बॉर्डर के इन तीनों जिलों ने विकास के कई मुकामों को हासिल किया है। सुरक्षा तंत्र बीते सालों में काफी मजबूत हुआ है। सेना हो या फिर ITBP या फिर SSB, चीन और नेपाल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। यही नहीं, चाइना बॉर्डर तक रोड कनेक्टिविटी पर भी काफी काम हो चुका है। इन 3 जनपदों के विकास की बात है और विशेषतः पिथौरागढ़ जिले की बात है, तो इन 65 वर्षों में विकास की दौड़ में पिथौरागढ़ ने काफ़ी उन्नति की है। जो एक सीमांत जिला था, जिसको बहुत उपेक्षित रखा जाता था, जिला बनने के बाद इसमें एक नई स्फूर्ति, नई गति आई और विकास के अनेक काम हुए हैं। पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर पर जहां BRO रोड पहुंच चुका है, वहीं मिलम बॉर्डर भी इसी साल रोड से जुड़ जाएगा। उत्तरकाशी के मंडी सुमला तक भी रोड कटिंग जोरों पर है, जबकि चमोली के नीति और माड़ा पहले ही रोड से जुड़ चुके हैं। सड़कों का जाल बिछाने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट भी शुरू है, साथ ही विलेज योजना भी शुरू की गई है। पिथौरागढ़ तो हवाई सेवा से भी जुड़ा है। हालांकि तीनों जिले अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जूझ रहे हैं। पिछले 65 सालों में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई है, रेलवे का भी काम चल रहा है और जो है काफ़ी कुछ विकास का कार्य यहाँ पे हुआ है। लेकिन कुछ कमियाँ अभी भी हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं, जैसे सबसे बड़ी कमी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जरूरी सुविधाओं के अभाव में बॉर्डर के इन इलाकों में बीते सालों में पलायन भी तेज हुआ है, जिसे देखते हुए अब केंद्र और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से जहां बॉर्डर इलाकों में टूरिस्ट सेंटर वजूद में आएगा, वहीं बॉर्डर के इलाकों में चहल पहल भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 65 सालों के सफर में काफी कुछ हुआ है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। चमोली से नितिन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार के देहात क्षेत्र में पिछले बरसात के सीजन में आई बाढ़ के चलते गन्ने की फसल काफी प्रभावित हुई थी, जिसके चलते लक्सर शुगर मिल में पेराई की क्षमता से आधा ही गन्ना पहुंच रहा है। शुगर मिल को गन्ना ना मिलने से कई बार उत्पादन बीच में रोका जा रहा है। अभी तक शुगर मिल में 72 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो सकी है और इस बार मिल ने 1.5 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा था। ऊपर वाले का प्रकोप रहा, इसमें गन्ना हमारी फसल मरी काफ़ी है। कुछ किसान तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मिल के दर्शन भी नहीं करे। कुछ गन्ना कमी होने के कारण तो वहाँ पानी सोलानी नदी पास पड़ती है, तो जो बरसात हुई थी तो पूरा गन्ना उन्होंने डुबो दिया, तो इस वजह से बहुत रिकवरी बहुत कम हो रही है। और आप जैसा कि आपको पता है, भाव भी नहीं सही मिल रहा। कम से कम 400 का रेट होना चाहिए, जो कि नहीं है। ऋषिकेश में इन दिनों अमेरिकन स्कूल ऑफ पेरिस के स्टूडेंट आए हुए हैं, जो कि यहाँ भारतीय संस्कृति को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल दिव्यांग बच्चों के साथ ही कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशी स्टूडेंट हिस्सा बने हैं और उत्तराखंडी गीतों में बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं। वो कृष्णा है जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवार पौड़ी में पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यहां लिहाजा पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव को तेज कर रखा है और पुलिस की टीम घर घर तक सत्यापन अभियान चला रही है। इसके साथ ये भी बताएं कि बाहरी लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। सत्यापन की कार्रवाई हमारे यहाँ लगातार चल ही रही है और इसमें अभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोकसभा चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए जो कार्रवाई है सत्यापन की, उसको और अधिक तेजी से किया जाए।